हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 8 का हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 7 का ये पोएम है जिसका नाम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लॉयनेस। ये राइटर इसके हैं, पोएट हैं थॉमस हार्डी। ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट में से एक माने जाते हैं थॉमस हार्डी महोदय। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या देने वाला हूं। मैं सबसे पहले आपको थॉमस हार्डी, चूँकि ये ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। अलावा इसके आपको ये वीडियो जो वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो पोएम आपको समझाने वाला हूँ, वो लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, एक एक शब्द समझाऊंगा, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आपको ओरली और रिटन दोनों दूंगा और इसको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको कहानी आसानी से, ये पोएम आसानी से समझ में आ जाए। कहानी इमेज के माध्यम से जब समझाई जाती है तो वो माइंड में फिट बैठ जाती है और आपको कभी भूलेगा नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड, उसका आंसर यानी कि सोल्यूशन देने वाला हूं मैं, ताकि आपको इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, आपको कहीं हेल्प बुक किसी और जगह देखने की जरूरत ना पड़े। तो आप इत्मीनान से बैठ जाइए, वीडियो के अंत तक देखिएगा, बीच में गायब मत हो जाइएगा, स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, पहले शुरू करते हैं अबाउट द राइटर के बारे में। ये हैं थॉमस हार्डी महोदय, जिनका जन्म 1840 में हुआ था, 1928 में इनका डेथ हो गया था। एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये ब्रिटेन के निवासी हैं ये महोदय, और ये बहुत अच्छे राइटर हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ से ये प्रेरित हैं और इनके जो भी बुक्स हैं, जो पोएम्स हैं ना, वो प्रकृति पर है, वो लिखी हुई है नेचर पर। बहुत अच्छी ये पोएम लिखा करते हैं। इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बट यहाँ देना सही नहीं है, बस आपको दे दिया। आपको अगर और जानना होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मैंने लिखा है ये आपको इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आराम से, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। हम चलते हैं अबाउट द पोएम के बारे में, यानी कि पोएम से रिलेटेड कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ मैं, ताकि आपको ये पोएम सही से समझ में आ जाए। ये पोएम जो है ना, वो 1869 में लिखा गया था, 1869 में ये लिखा गया था और सबसे पहले 1914 में ये पब्लिश हुआ था। और ये पब्लिश हुआ था किसमें, ये याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जानना आपके लिए अच्छा होता है, ताकि आपको जब टीचर पढ़ाए क्लास में तो आप उससे पूछ सको, उसको बता सको कि सर ये इस बुक का एक पार्ट है, यानी कि ये एक भाग है, एक अंश है सैटायर ऑफ सर्कमस्टांसेस का, जो 1914 में पब्लिश हुआ था। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा होती है। आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा जानोगे, आप टीचर से भी क्वेश्चन कर सकते हो इसके बारे में और आप दिखा सकते हो कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। तो ये एक्स्ट्रा इसलिए मैंने दिया है। मैं आपको बता दूं एक और चीज़, ये लॉयनेस जो लिखा हुआ ना इसमें, ये है क्या, ये सिटी ऑफ लॉयंस है, यानी कि शेरों का शहर। जैसे बंगाल टाइगर हम लोग कहते हैं, या कुछ और स्टेट होते हैं उसका अलग अलग नाम होता है, वैसे ये जो लॉयनेस है ना, ये सिटी ऑफ लॉयन है। ये मिथिकल प्लेस है, यानी पौराणिक कथाओं में ये स्थान है। जैसे हमारे पौराणिक कथाएं, अगर आप हिंदू से रिलेटेड हो तो आपके महाभारत, आपके रामायण, इससे रिलेटेड स्थान होते हैं। जैसे श्रीलंका है, जैसे अयोध्या है, ऐसे जगह, कुरुक्षेत्र है महाभारत के लिए, ऐसे कुरान, ऐसे बाइबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके रिलीजन में, आपके धर्म में। तो उससे जुड़ी जो पौराणिक कथाएं होती हैं, वही पौराणिक कथाओं का ये स्थान है। लॉयनेस एक पौराणिक कथा का स्थान है जो आर्थरियन लीजेंड में पाया जाता है। ये आर्थरियन क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ये हैं किंग आर्थर। इनसे जुड़ी हुई, ये 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, तो इनसे जुड़ी हुई जितनी कथाएं हैं ना, उसे कहते हैं आर्थरियन लीजेंड, यानी कि किंग आर्थर से जुड़ी हुई कथा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राजाओं महाराजाओं, राजा राम से जुड़ी हुई कथा होती है, वैसे इनसे जुड़ी हुई जो कथा होती है उसे कहते हैं आर्थरियन लीजेंड। तो जो इनकी कथा है उसमें वो स्थान है लॉयनेस। जैसे राजा राम के अगर हम बारे में बात करें तो उनसे जुड़ी हुई स्थान है, जैसे पंचवटी है, अयोध्या है, बहुत सारे और भी जगह है जहाँ जहाँ वो गए, तो इनसे जुड़ा हुआ स्थान है जिसका नाम है लॉयनेस। ठीक है, और ये है कहाँ पे, ये कॉर्नवल नामक जगह पर है। कॉर्नवल कहाँ पे है आप यहाँ देख सकते हो, ये वेस्ट इंग्लैंड में है। वेस्ट इंग्लैंड अगर आपको यहाँ देखना हो तो आप ये देख सकते हो, कॉर्नवल का मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये चूँकि एक कंट्री की तरह है, कंट्री की तरह ये यहाँ पर है इंग्लैंड। इसका एक अलग अपनी राजधानी है, इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या कितनी है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन हालांकि ये काउंटी के नाम से जाना जाता है। काउंटी वैसा ही होता है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ज़िले होते हैं, तो ये छोटा सा है, ज़िले टाइप का है, बट ये है कि ज़िला से बड़ा है और ये यूनाइटेड स्टेट में ही है, यानी कि ये इंग्लैंड में ही है और इंग्लैंड का एक हिस्सा है, बट ये है कि एक कंट्री भी मानी जाती है इसे, कॉर्नवल को। तो ये कॉर्नवल में ही एक जगह है जिसका नाम है लॉयनेस, जो कि पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। और ये कहा जाता है कि जो लॉयनेस है ना, ये पूरा का पूरा शहर जो है वो डूब चुका था, ये पूरा शहर धंस गया था, पूरा शहर जो था वो बह गया था, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में। और अब ये जो है 8 मील दूर आइल ऑफ सिसिली के नज़दीक है। ये आइल ऑफ सिसिली है, सिसिली का जो द्वीप है
उससे 8 मील 9 मील दूर ये अभी भी है, बट डूबे हुए हालात में है। अभी भी वहाँ दिखता है कि वो डूबा हुआ हिस्सा वहाँ है। तो लॉयनेस एक पौराणिक कथाओं वाला स्थान है जहाँ पर हमारे जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो जाते हैं। आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में बता दूं ताकि और आपको कंफर्मेशन मिले। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा, तो आप बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, और जो कि मैंने आपके लिए ये मैटर बहुत जगह से कलेक्ट किया है, तो अच्छा लगेगा अगर आप एक्स्ट्रा जान जाओगे तो। अब पोएट के बारे में थोड़ा बता दूँ, इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझाऊँ। पोएट जो है वो आर्किटेक्ट था, यानी कि जो हमारे पोएट है ना, जब ये युवा थे तो ये आर्किटेक्ट भी थे, ये बनाने का काम भी करते थे। ही वेंट, कहाँ गए ये एक चर्च में गए। ये चर्च है, ये चर्च का नाम क्या था? जूलियट रेक्टरी एंड चर्च, ये चर्च का नाम था, जो कि कॉर्नवाल का एक आइसोलेटेड जगह था। कॉर्नवाल, अभी आपको मैंने जगह दिखाया, वहाँ का एक निर्जन वीरान जगह था। उस जगह पर एक चर्च था ये, जिसका नाम था जूलियट रेक्टरी चर्च। यही वो जगह है जहाँ पर ये अपनी होने वाली पत्नी एम्मा लेविनिया गिफर्ड से मिलते हैं। यानी कि ये वही जगह है जहाँ इनकी पत्नी इनसे मिलती है और यहाँ से इनका ज़िंदगी बदल जाती है। एक्चुअली पोएट क्यों जाता है, ये प्रश्न उठता है आपके माइंड में, तो मैं आपको बता दूं कि पोएट वहाँ पर चर्च का मरम्मत करने जाता है, मरम्मत का सुपरविजन करने जाता है, देखने जाता है कि जो चर्च टूटा फूटा है, गिरा है, उसकी मरम्मत जो हो रही है वो सही से हो रही कि नहीं। चूँकि वो आर्किटेक्ट था तो बनाना, निर्माण करना उसका काम था, इसलिए वो देखने गया था वहाँ पर। लिखा है व्हेन द पोएट सेट आउट फॉर लॉयनेस, चूँकि यही तो है पोएम का नाम। तो जब ये लॉयनेस की तरफ जाता है तो शाम हो चुकी होती है, मौसम बहुत ठंडा है, हवाएं ठंडी ठंडी बह रही हैं, बर्फ़ पड़ रहे हैं, जो पेड़ है ना वो ढक चुके हैं फ्रॉस्ट से, ओले से, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ से ढक चुके हैं पूरे के पूरे पत्ते। नेचर ऐसा लगता है कि खामोश हो चुका है, और वो निर्जन जो जगह थी ना वो और निर्जन हो चुकी थी, लेकिन उस निर्जन में भी अच्छा सा, प्यारा सा एक चार्म था, एक आकर्षण था, जहाँ से होकर के जो कवि है वो जाता है। तो शुरू करते हैं पोएम शुरू करने से पहले, चूँकि आपका क्लास 8th है, बहुत चीज़ें बताना सही नहीं है, हो सकता है कि आपके माइंड से निकल जाए, फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है पोएम पढ़ने के लिए। पहला, राइमिंग स्कीम क्या है। मैंने आपको पिछले पोएम में बताया भी था, राइमिंग स्कीम, SCHEME, RHYMING SCHEME, या कोई कहता है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड क्या कहता है इसे इसका मतलब होता है तुकांत, यानी कि पोएम के अंत में जो मैच करता है। जैसे आपको मैंने बोला था, कोई भी गीत होती है तो उसके जो लास्ट वर्ड होता है वो मैच करता है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मैं यही कहता हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है, मछली जल की रानी वाला। तो रानी पानी में आपने देखा कि पहले लाइन का लास्ट जो वर्ड है रानी, वो दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड पानी से मैच कर रहा है, तो इसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो कभी कभी ये पहला लाइन दूसरे लाइन से तुरंत मैच कर जाता है, कभी कभी ये 2-3 लाइन के बाद मैच करता है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या राइमिंग वर्ड है। और जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। अलंकार भी आपके पोएम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 8th क्लास है, शायद आपको टीचर कम बताएं, बट 9th 10th 11th 12 में आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपको अभी पढ़ना है तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूंगा। ज़्यादा जानने के लिए मैंने फिगर ऑफ स्पीच का 5 वीडियो बनाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आसानी से आपको समझा सकता है, जो पोएम में आप ढूंढ सकते हो कि ये लाइन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का है, और आप एक्स्ट्रा जान सकते हो। बाकी 8 के जो 8 क्लास में पढ़ रहे हैं आपके साथ बच्चे, उनसे ज़्यादा जान सकते हो। तो कुछ तो ज़्यादा जानना है आपको ना, हर क्षेत्र में आपको पारंगत होना है, थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको राइमिंग स्कीम बता दूँ। आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो पहला मैच करिए, ये है लॉयनेस, है ना। अगर आप लॉयनेस को ए मान लीजिए, तो क्या अवे जो दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड है ये लॉयनेस से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। स्प्रे ये मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये अवे से मैच कर रहा है। अवे, स्प्रे, है ना, अवे। अगर अवे लॉयनेस से अलग है तो ये बी होगा, क्योंकि लॉयनेस ए है, अवे मैच नहीं कर रहा है लॉयनेस से, इसलिए ये बी। लेकिन स्प्रे मैच कर रहा है, इसलिए ये भी बी होगा, क्योंकि ये अवे स्प्रे से मैच कर रहा है ना। तो आपको अभी तक क्या मिला 3 लाइन में? ABB। मुझे मिटाना पड़ेगा इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पे, ये भी तो मिट गया। चलिए कोई नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ ABB। ये 3 लाइन हो गया। अब आप देखिए, ये है, यहाँ लिखा है लॉन्समनेस। तो जैसे लॉयनेस वैसे लॉन्समनेस, ये पहला लाइन चौथे लाइन से मैच कर रहा है, यानी कि ये भी ए हो गया। अब आप अगला अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी लिखा है लॉयनेस, यानी कि ये लिखा है लॉयनेस, तो ये भी आपका हो गया ए। और फिर ये लास्ट जो लाइन लिखा है वो है अवे, जो कि स्प्रे से मैच कर रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा बी। तो ये 6 लाइन की जो आपकी एक स्टैंजा है ना, ये है ABB तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा, तो आपका आंसर होगा ABB। ठीक है, ये राइमिंग स्कीम है। तो आपका ये जो है ये कितने लाइन का है?
6 लाइन का स्टैंजा, 6 लाइन का, 6 लाइन का, 6 लाइन का। और आपको ये भी बता दूं 6 लाइन का जो ये स्टैंजा होता है उसे कहते हैं सेस्टेट। सेस्टेट, सेस्टेट में 6 लाइन होते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई पूछे 6 लाइन के स्टैंजा को क्या कहते हैं, सेस्टेट। ऐसे 4 लाइन के क्वाट्रेन, ऐसे 3 लाइन का ट्रिसेट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसके नाम अलग अलग। तो ये 3 स्टैंजा है और 3 सेस्टेट हैं इसमें। आपने राइमिंग स्कीम देखी, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन हम कहानी में चलते हैं, पोएम में चलते हैं, एक एक लाइन कंफर्म करते हैं। ये है पहला स्टैंजा, मैंने 4-4 लाइन में बांटा है। मैंने इसको ऐसा किया है, बता दूं आपको, ये जो आपका है ना, मैंने इसको 4 लाइन को एक में ले लिया है और फिर ये 4 लाइन को एक में ले लिया है, फिर अगला जो 4 लाइन है वो मैंने एक में ले लिया है और लास्ट जो है बचा हुआ वर्ड वो मैंने अगले में ले लिया। मैंने 4 स्टैंजा इसका बना दिया ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ मैं। फिगर भी दिखाना था ना इसमें, इसलिए। शुरू करते हैं पोएम को। व्हेन आई सेट आउट, सेट आउट मतलब होता है तैयार हुआ जाने के लिए, ठीक है। स्टार्टेड यहाँ लिखा है मैंने, सेट आउट मतलब होता है स्टार्टेड, चल पड़ा। जब मैं चल पड़ा, कहाँ के लिए, लॉयनेस के लिए। तो पहला लाइन कहता है जब मैं लॉयनेस के लिए चल पड़ा। लॉयनेस कहाँ था, 100 माइल्स अवे। 100 माइल्स मतलब होता है 100 मील दूर, यानी कि 160 किलोमीटर दूर। जहाँ ये रहते थे महोदय वहाँ से 160 किलोमीटर दूरी था लॉयनेस का, तो ये वहाँ के लिए चल पड़े। द राइम, RIME, राइम का मतलब होता है, आप कह सकते हो यहाँ पे, आप मैंने लिखा भी है बर्फबारी, ठीक है, बर्फ। राइम मतलब बर्फ। वाज ऑन स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है यहाँ पे पत्तियाँ, पत्तियाँ, पेड़ पौधे पत्तियों पर बर्फ पड़े थे। राइम मतलब बर्फ, वाज था, ऑन द स्प्रे पत्तियों पर पड़े थे, यानी कि समय जो था वो बर्फबारी का था, पत्ते पेड़ सब जो थे वो बर्फ से ढक चुके थे। आपको मैं बता दूं कि ये जो राइम है ना ये आर्केइक वर्ड है, ARCHAIC, ये सी है। आर्केइक मतलब होता है पुराने शब्द, जैसे कि THEE, दी जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो यू होता है उसका भाग है। दी, दाई, दाऊ, दाइन, आपने सुना होगा, ये यू का ही पार्ट है, लेकिन पहले ये होता था, अब ये होता है। तो जो ये है ना वो आर्केइक वर्ड है, ये पुराना वर्ड है। वैसे ही बर्फ़ को पहले हम कहते थे राइम, अब नहीं कहते, पहले कहते थे। चौथा लाइन, एंड स्टारलाइट, स्टारलाइट मतलब ये बताता है कि चांदनी रात थी, चांदनी रात, ठंडी का मौसम, पत्तों पर बर्फ़ पड़े हुए, चांदनी रात जो थी, लिट मतलब चमक रही थी। माई लॉन्समनेस, लॉन्समनेस का मतलब होता है अकेलापन। जो कवि है वो अकेला चल रहा है और इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात है, चांद की रोशनी है। चांद की रोशनी में अकेले बर्फ़ जो है पड़े हुए हैं, पत्तों पर बर्फ़ पड़े हैं। ये बंदा चल दिया 100 मील दूर, जो इसका जगह है लॉयनेस, वहाँ के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगला कंफर्म करते हैं। अगली जो है आपकी स्टैंजा, व्हेन आई सेट, देखिए रिपीट कर रहा है। यहाँ आपने जो देखा ना पहली लाइन वो यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि जब ऐसे लाइन एकदम लाइन टू लाइन रिपीट कर जाए, अगर कोई शब्द अलग हो, जैसे यहाँ फॉर है वहाँ कुछ और हो जाए तब तो अलग बात है, लेकिन अगर लाइन पूरी की लाइन एग्जैक्ट सेम हो जाए तो उसे रिफ्रेन नामक फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। REFRAIN। और भी जानना है रिफ्रेन के बारे में तो मैंने आपको बताया, फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया, वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो जब लाइन पूरी रिपीट करे तो रिपीटेशन नहीं होता है, उससे कुछ लोग कहेंगे रिपीटेशन है ये, लेकिन ये रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन तो शब्दों का होता है, लाइन का रिपीटेशन रिफ्रेन होता है। तो ये रिफ्रेन है, ये आपको एक फिगर ऑफ स्पीच मिल गया। तो फिर से दोबारा ये भी रिपीट है, ये लाइन भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। तो जब ये लॉयनेस के लिए चला जो कि 100 माइल्स दूर था। व्हाट वुड बी चेंज, देखिए ये भी आपका जो है ना ये आपका आर्केइक वर्ड है, यानी कि ये पुराना शब्द है, पहले ये हैपन हुआ करता था, घटित होना। तो बीचांस जो है ये घटित होना कहते हैं इसे। व्हाट वुड हैपन, क्या होता, एट लॉयनेस, जब ये चल पड़ा वहाँ से तो ये सोच रहा है क्या होता है लॉयनेस में। वाइल आई शुड सॉजर्न देयर, सॉजर्न मतलब स्टे, ठहरना, अगर मैं वहाँ ठहर गया होता। तो पहले से सोच रहा है ये कि क्या होता लॉयनेस में मेरा जब मैं वहाँ ठहर गया होता। आखिर क्या होता, चूँकि ठंडी बहुत थी इसलिए ये मर जाता या कुछ और हो जाता इसके साथ। तो ये सोच रहा है कि क्या होता अगर मैं वहाँ ठहरा होता तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। नो प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है उपदेश देने वाले, पैगंबर। जैसे हिंदुओं में पैगंबर, मुस्लिमों में पैगंबर, सिख में, ईसाई में पैगंबर होते हैं। जैसे जैन धर्म के पैगंबर प्रवर्तक होते हैं, वैसे ही तो कोई भी पैगंबर। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, डस्ट का मतलब होता है डेयर, मतलब ये भी देखिएगा लिखा है यहाँ पे आर्केइक, ये डेयर का सेकेंड फॉर्म है डस्ट, यानी कि साहस। किसी भी प्रॉफिट में, किसी भी पैगंबर में, किसी भी उपदेश देने वाले व्यक्ति में साहस नहीं है कि वो डिक्लेयर कर सके, बता सके कि मेरे साथ क्या होता।
मैं वहाँ अगर ठहरता तो मेरे साथ क्या होता, ये कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, एक प्रोफेट भी नहीं जो महान माना जाता है। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गेस, और ना ही दुनिया का वाइजेस्ट माने होता है बुद्धिमान, विजर्ड मतलब होता है जादूगर, गेस माने अनुमान लगाना, ना ही जो दुनिया का बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जो जादूगर होता है ना, वो भी गेस नहीं लगा पाता कि मेरे साथ क्या होता जब मैं लॉयनस नामक अकेले सुनसान जगह पर रुक गया होता। तो व्हाट वुड बी चांस, देखिएगा फिर से वही रिपीट करा ये दोनों लाइन, और ये रिफ्रेन नामक फिगर ऑफ स्पीच है। तो कवि कहता है क्या होता अगर मैं लॉयनस में रुक गया होता, ठहर गया होता। चूंकि आपने अभी देखा इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो शब्द ऐसे हैं जिसका पहला अक्षर सेम है, डी और डी। यहाँ पे सेम है डब्लू डब्लू, तो ऐसे यहाँ पे भी है डब्लू डब्लू सेम। तो जब एक लाइन में दो शब्द या दो से ज़्यादा शब्द सेम हो, यानी कि रिपीट करें पहला अक्षर, तो उसे कहते हैं हिंदी में अनुप्रास अलंकार, और इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच। जैसे तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहुछाई, इसमें त जो लेटर है, अक्षर है, वो बार बार आता है। तो ये एलिट्रेशन है, आप ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारे आपको एलिट्रेशन मिल जाएंगे। जैसे आप यहीं देखिए तो एस और एस मिल जा रहा है, एलिट्रेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ में, लास्ट में। व्हेन आई रिटर्न्ड फ्रॉम लॉयनस, कवि कहता है, अब बताता है आपको कि क्या होता। कहता है कि जब मैं लौटता लॉयनस से, ठीक है, जब मैं लौटा लॉयनस से। लॉयनस तो गया वहाँ पे अपनी पत्नी से मिला, ये लिखा नहीं है बट ये है, मैंने आपको बता दिया। मिला वहाँ पे, चर्च का मरम्मत करवाया, देखा अपने निगरानी में। उसके बाद जब ये लौटने लगा लॉयनस से ना, विद मैजिक इन माई आइज, तो मेरी आंखों में एक जादू था, एक जादू की चमक थी, मतलब एक मोहकता वाली, क्योंकि मैं चर्च से आया था, मैं किसी से मिल करके आया था, तो मेरी आंखों में जादू था। और लिखेगा यहाँ एम और एम मैच कर रहा है ना। ऑल मार्क्ड, मार्क्ड जो है उसका मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस करना। तो ऑल माने सब लोग ध्यान दे रहे थे। विद म्यूट, म्यूट माने शांत होकर के, बोल नहीं रहे थे। सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है एक गेस लगाना, अंदाजा लगाना कि बंदे की आंखों में चमक क्यों है, इतना जादुई चमक क्यों है, इसकी आंखें जो कोई देख रहा है वो मोह उठ रहा है इसकी ओर, सम्मोहित हो जा रहा है इसकी तरफ। तो आखिर इसकी आंखों में ऐसा जादू कैसे आ गया वहां से जब ये लौटा है। तो सभी लोग जो थे वो नोटिस कर रहे थे, म्यूट होकर, शांत होकर के। जैसे यहाँ पर सब लोग हक्का बक्का हैं, शांत होकर के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अंदाजा लगा रहे हैं। सरमाइज मीन्स अंदाजा लगा रहे हैं, कंजेक्चर लगा रहे हैं कि आखिर ये बंदा जो है वो, इसकी आंखों में इतना जादू भरा चमक कैसे है। माई रेडियंस, रेडियंस मतलब होता है चमक, आंखों में जो चमक थी, रेयर वो दुर्लभ थी, एंड फैदमलेस और उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता था। यानी कि वो जो था, जो चमक थी मेरी आंखों में जादुई, वो बहुत दुर्लभ थी, वो किसी को नहीं होता ऐसा, और वो अनंत था, कोई नहीं बता सकता था कि मेरे आंखों में चमक क्यों था। और ये कब हुआ, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लॉयनस। ये फिर से रिपीट हो रहा है, रेफरेंस नामक फिगर ऑफ स्पीच, जब मैं लौटा लॉयनस से। देखिएगा ये लाइन और ये लाइन रिपीट हुआ है। विद मैजिक इन माई आइज, ये लाइन रिपीट हो रहा है। जब मैं लौटा लॉयनस से तो मेरी आंखों में एक चमक थी। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी आंखों में चमक क्यों थी, क्या हुआ इसके साथ वहाँ चर्च में। क्या चर्च में किसी ने इसको दर्शन दिया, जैसे कि ईसा मसीह या कुछ और। तो जो भी हो, ये तो एक राज है जो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस तरीके से ये लेसन खत्म होता है। आपको बहुत सारे मैंने वर्ड मीनिंग बताया, लिखा भी यहाँ पे है। कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा, ये है पेज नंबर 110 का। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर, 2 और इसका आंसर, और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और आंसर है फर्स्ट, सेकंड इसका। इस तरीके से सोल्यूशन खत्म होता है। ये पोएम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझाया मैंने। कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको, मुझे पता रहे कि आपने पसंद किया वीडियो और आपने सब्सक्राइब किया। घंटा बजा दीजिएगा, ताकि आपको अपलोड जब भी वीडियो करूँ मैं, आपको वो जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख करके समझ जाएं आसानी से कहानी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।